हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने विद्युत चुम्बकीय और उनके गुण के बारे में बात किया था, लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूं उसमें हम किसकी बात करेंगे? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। अब बात होता है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब वर्णपट, यानी जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है किसी वर्णपट पर क्या होती है, एक आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर क्या होता है, सज जाती है, या तो बढ़ते हुए या घटते क्रम में सज जाती है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब है कि यहाँ पर मैंने डिफिनेशन यहाँ आपको मैं लिख चुका हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब भिन्न भिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजाने की प्रक्रिया या व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये बात कहता है, इसका जो रेंज होता है, विद्युत चुम्बकीय का तरंग का जो रेंज होता है वो क्या, गामा रे से लेकर कहां तक? ये आपका रेडियो वेव तक होता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आवृत्ति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? गामा रे की होती है। और सबसे कम किसका होता है? तो रेडियो वेव का होता है। किसका होता है? लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? रेडियो वेव का होगा। और सबसे कम किसका होगा? गामा रे का होगा। अब बात होता है ये कैसे, ध्यान देना। हमने एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है, या हम लोग इसके फॉर्मूला से हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आवृत्ति बढ़ रही है मतलब क्या, उसका ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। अब हम एक्सपेरिमेंटली एक यहां पर मैं ग्राफ से आपको डील करूंगा, ध्यान समझिए। अगर मेरा ग्राफ ए ऐसे जा रहा है, फिर ग्राफ में थोड़ा सा रेंज क्या होगा? इसका थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा सा और क्या होगा? यह घट रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे इसका क्या घट रहा है? वेवलेंथ तो घट रहा है, तरंगदैर्घ्य तो घट रही है। इसकी तरंगदैर्घ्य और घट गई, इसकी और घट गई। मतलब बढ़ क्या रहा? यहां आपका जो बढ़ रहा है वो आपका क्या, आयाम तक जस्ट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आयाम। मतलब ये आपका रियल में क्या, आवृत्ति है। अब मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए, तो ताप बढ़ाने से उसका ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ाने से ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति, लेकिन उसका क्या घटेगा? तरंगदैर्घ्य घटेगा। मतलब है कि यहां से मैं आपको यहां पर मैं लिख चुका हूं बाय इक्वेशन कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू तथा ऊर्जा के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब है कि ये दोनों चीज होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है यहां पर, या लगा देते हैं, या तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और लगा देते और अच्छा रहेगा। और ऊर्जा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आवृत्ति क्या होंगे? बढ़ेगी। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। आवृत्ति बढ़ने से क्या बढ़ती है? ऊर्जा बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्या होगा? तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ रहा है, तो मतलब वहां समझना है कि आवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर आवृत्ति कम होगी मतलब कि उसका एनर्जी लेवल कम होगा, मतलब उसका एनर्जी कम होगा। ठीक है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, आप समझिए थोड़ा सा। भिन्न भिन्न जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, सभी तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। एक बात और दिमाग, मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है सब अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? ये जितने भी तरंगे होगी, ये जितने भी तरंगे, ये आपको जो दिख रही है, ये जितने भी तरंगे होगी, ये कैसी तरंगे होगी? ये सब अनुप्रस्थ तरंगे होगी। क्या होगी? अनुप्रस्थ तरंगे होगी। कैसा? अनुप्रस्थ तरंगे होगी। अनुप्रस्थ तरंगे होगी। मतलब इसके अलावा कोई अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। तो अगर आप देख सकते हो बाबू मेरे कि यहां पर अनुप्रस्थ तरंग की बात की जाए तो अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन हो सकती है? तो आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा कोई भी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है। एक बात दिमाग में और बैठा लेना है कि यहां विजिबल रे जो होता है, ये जो विजिबल रे होता है, विजिबल रे
इसी को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, और इसी से नया चीज का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रकाशिकी। इसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, अगला जो प्रकाशिकी का जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो प्रकाशिकी बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो जिस श्रेणी में बनता है उस श्रेणी का नाम क्या होता है? बाल्मर श्रेणी होता है। क्या नाम है? बाल्मर बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बामर, बामर श्रेणी बोलते हैं इसको। तो अब ये आपके दिमाग में रख लेना है कि जनरली इसकी जिक्र नहीं करते, यही इसी का जिक्र यहीं से स्टार्ट होता है। मैंने आपको यहां लिख चुके हैं कि गामा रे से लेकर कहां तक? रेडियो वेव तक क्या फैली हुई है। लेकिन अब आप देखोगे क्या ये दोनों के बीच में ये कितने हैं? आप जरा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मतलब इसी रेंज में सब आते हैं। अब यहां समझना है कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है सब कैसे तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सबसे ज्यादा विद्युत चुंबकीय गुण किस में होंगे? सबसे ज्यादा। और यहां पर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम किसकी होगी? क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या है? ज्यादा है। तो जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका तरंगदैर्घ्य, उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। अब दूसरी बात है ना कि ये जितने भी दिख रहा है ये, तो इस चीज में ये जो आपको दिख रहा है हम लोग इसको केवल इसको देख नहीं सकते हैं, ऐसे नेट आंखें खुली आंखों द्वारा हम इसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम विजुअल रेंज में आते हैं तो हम हर चीज, जितने आसपास की जो चीज है, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, जितने आसपास की जो चीजें हैं इसी में हमको दिखाई देती है। तो हमारा जिंदगी कौन है? विजुअल रे। हड्डी टूट गया तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? एक्सरे कि भाई का किधर का हड्डी टूटा हुआ है। ये अल्ट्रावायलेट रे, ये अल्ट्रावायलेट, सबका अपना क्या रेंज क्या अलग अलग है। जब रेंज अलग अलग होगा तो इसका गुण भी अलग अलग होगा। जब गुण भी अलग अलग होगा तो इसका क्या होगा? इसका डिटेक्शन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसकी उत्पत्ति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब जितनी भी चीज, इंटायर जितनी भी चीज है सब अलग अलग होगा, कुछ भी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो अब यहां से आप देख लेना है आपको कि बताइए सबसे ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है भाई? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसके अलावा जितने भी अगर तरंगे आ रही है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। कैसी तरंगे होगी? अनुदैर्घ्य तरंगे होगी, वो अनुप्रस्थ नहीं हो सकती। कोई पूछे ध्वनि तरंग कैसे है सर? ध्वनि तरंगे तो कैसा होगा? वो अनुदैर्घ्य होगा। बीटा रे, गामा रे, आपने तो गामा रे, लेकिन एक्सरे आपने देखा, बीटा रे, अल्फा रे, ये कैसा है? अनुप्रस्थ है? नहीं, ये सब अनुप्रस्थ नहीं हो सकती है, सब रे हैं, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये जितनी भी चीज है सब अनुप्रस्थ कहलाएगी, इसके अलावा कोई नहीं होता है। इसके बाद जो बच गए सब क्या है? अनुदैर्घ्य है। क्या है? अनुदैर्घ्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे यहां पर इसका रेंज कहां से कहां तक होता है। इसका हम लोग वेवलेंथ और आपका फ्रीक्वेंसी की अब हम यहां चर्चा करेंगे। सबका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैं लिख दूंगा और उसका सबके एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। अब हम बात करते हैं जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है सबकी रेंज, मतलब है रेंज की बात कर रहे हैं, किसका किसका रेंज? आपका तरंगदैर्घ्य का और क्या? आवृत्ति का। सबका रेंज अलग अलग होता है। क्लियर? अब मैंने रेंज को मैंने रेंज को क्या मेंशन किया है? मतलब रेंज में किसका? आवृत्ति का और क्या? तरंगदैर्घ्य का। अब यहां जरा समझिए, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? गामा रे की। वो कितने? 3 × 10⁻10 से 3 × 10 कितना? 22 हर्ट्ज तो होते हैं। कितना हर्ट्ज? यहाँ 18 होता है, यहाँ कितना होता है? 18 होता है। इतना हर्ट्ज होते हैं, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम इसका तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम। इतना तरंगदैर्घ्य किसी का कम नहीं होता। अब लेकिन अब उसके बाद देखिए यहां पर एक्सरे, गामा रे और एक्सरे, इसकी प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसका मतलब है कि यहां 3 × 10⁻15 से है, लेकिन यहां 3 × 10 कितना? 19 हर्ट्ज तक, यानी इसमें कितना कम आ रहा है? यहां पर 3 का, यहां भी 3 का कम आ रहा है।
और इसका आप देखिए, इसका अगर आप तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो 10 के पावर -11 से 10 के पावर -7 m तक, मतलब मीटर की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड। पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। अगर आप यहां चाहोगे तो आप लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हैं कि हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, यानी CPS। इसको मैं डिफाइन भी किया था पीछे। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, अल्ट्रावायलेट रे जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं, इसका जो रे आवृत्ति जो होती है 3 × 10 के पावर 7, 3.7 × 10 के पावर 14 से 3 × 10 के पावर 16 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 10 के पावर -8 से 4 × 10 के पावर -7 मीटर तक होती है। कितना? इतना मीटर तक होती है। अब विजुअल लाइट की बात करते हैं। विजुअल लाइट को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों में, दृश्य प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और ये बड़पथ पर 7 रंगों में क्या होता है, बिखर जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से अगर होकर गुजरेगा तो 7 रंगों बढ़ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहें, बर्ण विक्षेपण। यानी जितने भी प्रकाश की घटना, प्रकाश से रिलेटेड जितने भी घटनाएं घटेगी यहीं पर हमको देखने को मिलेगा। ये चीज तो हमको दिखता भी नहीं है, ना ये दिखता है ना ये दिखता है। दिखने वाला जो चीज है इसी रेंज में हम किसी चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा हम किसी रेंज में किसी वस्तु को हम, या किसी मैटर को, किसी सबस्टांस को हम नहीं देख सकते हैं। क्लियर? औरक्त किरणें, या इसको औरक्त विकिरण भी बोलते हैं। औरक्त किरणें को औरत विकिरण बोलते हैं, या इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण। इसका जो आवृत्ति होती है, इसका जो आपका क्या होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 3.5 × 10 के पावर 14 से 3 × 10 के पावर 11 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 3.5 × 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 मीटर तक होती है। क्या होती है? 3 मीटर तक होती है। क्लियर? अब हम बात करें माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव तो आप लोग देखे होंगे, जिसमें आप चाय बनाते हैं, जो आपका शादी ब्याह में जो क्या होता है, जिस पर चाय बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब या आपके घर में चाय बनाने वाला भी आजकल केतली आ गया है, चाय बनाने वाला केतली, उसी का बिहेवियर वैसे होता है। उसमें क्या होता है, ओवन होता है, उसको माइक्रोवेव, उसमें माइक्रोवेव होता है। चाहे आप देखें इलेक्ट्रिक पर उसका जो क्या होता है, ओवन मशीन होता है, उसमें रख दीजिए कोई भी सामान, वो पक जाएगा। तो वो क्या होता है, उसमें माइक्रोवेव होता है। उसका जो आवृत्ति जो होती है 3 × 10 के पावर 11 से 10 के पावर कितना 9 हर्ट्ज तक होती है। कितना? 3 × 10 के पावर 11 से कितना 10 के पावर 9 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, इसका वेवलेंथ जो होता है 10 के पावर -3 से 3 × 10 के पावर -1, यहां पर -1 होगा, -1 मीटर तक होती है। लेकिन रेडियो वेव जो होता है, रेडियो वेव, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है 3 × 10 के पावर 9 से 3 × 10 के पावर 4 हर्ट्ज तक होती है, अर्थात पर सेकेंड तक होती है। यानी इसका जो हम लोग वेवलेंथ की बात करेंगे 10 के पावर -1 से कितना 10 के पावर 4 मीटर तक होती है। अब जितने भी आप ये रे की बात करेंगे, सबका हम गुण की बात करेंगे, ये रियल में कैसे उत्पन्न होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए चलते आगे। अब हम लोग जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं सबके गुण एवं उपयोग की चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले गामा रे की बात करेंगे। तो गामा रे अपने आप में क्या होता है, ये उदासीन होता है। मतलब अगर कोई चीज अगर उदासीन होगा तो वो द्रव्यमानहीन होगा, मतलब है वो आवेशहीन होगा। इसकी वेधन क्षमता जो होती है, इसकी वेधन क्षमता बीटा रे और अल्फा रे से क्या होता है, अधिक होती है। मतलब है एक्सरे से भी क्या होता है, अधिक होती है। तो रेडियो सक्रियता
एक चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या करें, अल्फा रे बीटा रे क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसमें गामा रे सीधी पास कर जाते हैं, सीधे एकदम पास कर जाते हैं। उस पर किस चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। उस पर न तो विद्युत का प्रभाव पड़ता है, नहीं चुंबक का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। क्लियर? तो हम एक एक करके हमने डिस्कस किया, इसकी वेधन क्षमता बीटा अल्फा रे से बहुत अधिक होती है, अर्थात ये पदार्थ से होकर गुजर जाते हैं या गुजर सकती है या गुजर जाते हैं, मतलब कोई पदार्थ से एकदम पास कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर क्या रखूं, मान लीजिए कि अगर ये हमारा शरीर में हड्डी है, तो अगर हड्डी को अगर यहाँ रखा जाए और उस शरीर को पास करा जाए तो सीधे हड्डी को पास कर जाएगी, लेकिन एक्सरे नहीं पास करेगी। एक्सरे हड्डी को पास नहीं करेगी। इससे जब हड्डी को पास नहीं करती है तभी इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इसके प्लेट पाता है, तो हम लोग पता चलता है मेरा हड्डी यहाँ टूट गया, वहां टूट गया है। लेकिन गामा रे अगर इसको हम सीधे पास कर जाएगी, इसका स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्यों? ये आवेशहीन होता है। ये क्या होता है? आवेशहीन होता है। दूसरी बात है कि ये गैसों को आयनीकृत कर देती है। अगर इसके क्षेत्र में अगर कोई गैस आएगी, उसको क्या करेंगे, उसको आयनीकृत कर दे, उस पर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी गैस है अगर इसका संपर्क में आएगी, इसके अगर इसके संपर्क में आएगी, वो क्या होगी, आयनीकृत हो जाएगी। अगला पॉइंट है, ये प्रदीप्त एवं अस्फुटित दोनों उत्पन्न करती है। ये क्या बोल रहा है कि प्रतिदीप्त एवं अस्फुटित दोनों उत्पन्न करती है। ये दोनों उत्पन्न करती है। इसमें दोनों गुण का है बजे, ये दोनों। अगला पद है, ये धातुओं से प्रकाश का उत्सर्जन कराते हैं। ये जो किरणें होती है धातुओं से प्रकाश का उत्सर्जन कराते हैं। क्यों? कि भाई ये परमाणु के, जब कोई परमाणु निम्न ऊर्जा से अगर उच्च ऊर्जा में जाता है तो ये चीज देखने को आपको पता है, एक्सरे की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, सॉरी गामा रे की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मतलब है ये क्रिस्टल द्वारा परिवर्तित एवं विवर्तित होती है। ये क्रिस्टल द्वारा परिवर्तित एवं विवर्तित होती है। मैंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण और पोलराइजेशन जितने भी घटनाएं हैं सब उसी के रेंज में आते हैं, अध्यारोपण पर आधारित है। मतलब ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात आती है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कराते हैं जी, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का विवर्तन होगा, प्रकाश का ध्रुवण होगा। ये जितने भी चीज है सब इसके रेंज में आते हैं, सब विद्युत चुंबकीय तरंग के रेंज में आते हैं। अब यह बात होगा, यहां पर मैंने अगला पढ़ना है, ये फोटोग्राफी प्लेटों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अगर जो अभी मैंने कहा एक्सरे की मैंने बात की ना, अगर हमारा हड्डी टूटेगा तो अगर एक्सरे है तो क्या हो गए, ये हड्डी से पास नहीं कर सकते, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होता है, ये पीछे वाला प्लेट में बन जाता है, यहां पर प्लेट में बन जाता है। लेकिन ये क्या करे, सीधे पास कर जाएगी, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगी। अगला पॉइंट है कि ये आवेशहीन एवं द्रव्यहीन होते हैं, अर्थात ये उदासीन होते हैं। अगर कोई भी चीज, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज अगर आवेशहीन है, आवेशहीन है मतलब क्या है, वो उदासीन है, वो उदासीन है। लेकिन इसकी क्या है कि ये उदासीन तो होगा ही, ये क्या होगा कि ये आपका द्रव्यहीन भी होगा, क्योंकि एक जस्ट लाइक एक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक एनर्जी का रूप है जितने भी है। क्योंकि उसमें अब क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स, इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वही वाइब्रेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल ही क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं, आवेशित करने वाइब्रेट करते हैं, जिसके चलते उत्पन्न होता है। अगर वो वाइब्रेट नहीं करते तो उत्पन्न नहीं होता। अब हम इसका उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होता है कि परमाणु के जो नाभिक है उसके संरचना का महत्वपूर्ण ज्ञान या महत्वपूर्ण निचोड़ यहां से प्राप्त होता है, या इसकी जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एक्सरे के द्वारा, एक्सरे का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक की संरचना की जानकारी के बारे में क्या करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं, उसको जानकारी प्राप्त करने के इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सरे, एक्सरे की बात करने वाले हैं।
एक्सरे की उत्पत्ति एक परमाणु गुण है। एक्सरे जो होती है एक कैसी गुण है जी? अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सरे की उत्पत्ति किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती है, तो परमाणु के गुण को प्रदर्शित करती है, परमाणु गुण को प्रदर्शित करती है। इसकी वेधन क्षमता जो होता है ना गामा रे से कम होती है लेकिन गामा रे से कम होती है। इसकी वेधन क्षमता गामा रे से कम होती है। ये मानव शरीर को भेद सकती है लेकिन उसका हड्डी या उसमें धात्विक जो प्लेट होते हैं उसको भेद नहीं सकती है। नहीं, क्लियर है? ये मानव शरीर को भेद सकती है परंतु उनके हड्डियों या धात्विक प्लेटों को ये नहीं भेद सकती है क्योंकि इसकी वेधन क्षमता उतनी नहीं होती। लेकिन वहीं अगर क्या होती है, गामा रे होती ना, तो इसको भेद देती। इसका मतलब इसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसका है? इसका है। अगला पॉइंट है कि यहां पर गामा रे का गामा रे का प्रायः गुण एक्सरे में या एक्सरे से मिलता जुलता है। यह मिलता है। ये आपका 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सरे का उपयोग। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा संबंधी निदान में किया जाता है। मैंने आपका हड्डी टूट गया या कोई एक्सरे कराना हो तो उसके द्वारा हम क्या इससे प्राप्त कर सकते हैं, इससे द्वारा हम निदान कर सकते हैं। एक्सरे किरण द्वारा क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, तो आपका क्रिस्टल 2 तरह का होता है। एक कैसा होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। तो यह क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलों की और उनमें इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की जानकारी क्या होती है, यहाँ से प्राप्त होती है। तो एक्सरे किरण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक चिकित्सा में करते हैं और दूसरा के क्रिस्टल और उसके इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं का निर्धारण करने में किया जाता है। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, एक्सरे हो गया। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं इसका। अब बात करने वाले हैं पराबैंगनी किरणें एवं इनके गुण। अब बात करेंगे कि पराबैंगनी किरणें जो होती है, जिससे हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो फोटोक्रोमिक जो चश्मा होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको अवशोषित कर लेती है। मतलब कहते हैं किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। जितने भी पराबैंगनी किरणें हो वो कांच द्वारा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। जैसे आप ब्लैक चश्मा पहन लेंगे, वो खासकर फोटोक्रोमिक हो, तो अगर वो प्रकाश आएगा, अगर सनलाइट का अगर रे आपका आंख पर आएगा, तो क्या करे, उस रे को, उसमें पराबैंगनी जो किरणें होती है उसको क्या करेंगे, ये ऑब्जर्व कर ले कांच, और आपके आंख को क्या करे, वो बचाती है। अगला पॉइंट है कि ये किरणें वायुमंडल के परमाणु एवं अणुओं को आयनीकृत कर देती है, जिसके कारण आयन मंडल का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आयन मंडल का निर्माण किससे होता है, आयन मंडल बनता किससे है, तो यहां का बताए पराबैंगनी किरणें वायुमंडल के परमाणु और आयनों को आयनित कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। तो वायुमंडल का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तब परमाणुओं और अणुओं के आयनीकृत होने से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। और वो किस किरण के द्वारा होती है, किस रे के द्वारा होती है, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है, तो वो आपका आयन मंडल का निर्माण करती है। किसका, आयन मंडल का। तो वायुमंडल में एक मंडल होता है आयन मंडल, इसका निर्माण कौन करती है, पराबैंगनी किरण होती है। उसमें होता क्या है कि परमाणु और अणु आयनीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण एक क्या होता है, आयन मंडल का निर्माण होता है। क्या, आयन मंडल का निर्माण होता है। इनका उपयोग अणुओं के संरचना में किया जाता है। इनका उपयोग अणुओं के संरचना में किया जाता है। किनका, इनका। अगला है, हम इसका उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग सल उपकरणों को विसंक्रमित करने में किया जाता है। विसंक्रमित करने में किया जाता है मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा सर है, सर में बहुत ज्यादा फंगस लग गया, तो हम अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा क्या करेंगे, इसमें अगर मान लीजिए फंगस लगा हुआ उसको खत्म कर सकते हैं। मतलब इस किरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसको दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही कारगर एक किरणें है। इसका हम लोग कहां का उपयोग करते हैं। दूसरी बात है, इनका उपयोग अदृश्य लिखावट, मान लिया कि अगर हम मतलब कहीं, मतलब अपने हाथ पर कुछ लिख दिया, ऐसा लिख दे कुछ पता नहीं चले, इस पर ऐसा हमने लिख दिया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे इस किरण का हम उपयोग करेंगे तो हम क्या लिखे हैं पता चल जाएगा।
तो जो फर्जी दस्तावेज होते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ, जो फर्जी दस्तावेज होता है या जो आपका फिंगरप्रिंट है, किसका फिंगरप्रिंट है, ये किसके द्वारा पता चलेगा? इस किरण के द्वारा। मतलब है क्या, अगर हम लोग मान लें किसी का नौकरी हो गया, तब फिंगरप्रिंट किसी का अपने जगह पर दूसरे को बैठा दिए और नौकरी करने गए, पता चला कि जैसे का फिंगरप्रिंट डालेगा पता चल जाएगा आप हैं या नहीं। उसका जांच कौन करता है? तो ये पराबैंगनी किरणें करती है। तो पराबैंगनी किरण से फिंगरप्रिंट की जांच होता है, अदृश्य लिखावट की जांच होती है। फर्जी जो दस्तावेज है, फर्जी जो दस्तावेज है उसको क्या करेगी? ये पता लगा लेगी कि कैसा दस्तावेज है। तो इसमें इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अगर हम लोग खाद्य पदार्थ संरक्षण में अगर इसका उपयोग नहीं करें तो उस पर फंगस लग जाएगा। और जब इस किरण को क्या करें, उस पर बौछार करेंगे, इस किरण को उस पर करेंगे बौछार करेंगे, तो ऑटोमेटिक फंगस धीरे धीरे क्या होंगे? मर जाएंगे। अगला पॉइंट, इसका उपयोग कीमती पत्थरों को पहचानने में किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे अंगुली में एक टोपाज है, ठीक है ना, ये नकली है या डुप्लीकेट है, ये नकली है या ओरिजिनल है, ये किसके द्वारा पता चलेगा? तो पराबैंगनी किरण के द्वारा पता चलेगा। मतलब ये स्टोन असली है नकली है पता लगा लेगा। जैसे पोखराज पत्थर हुआ, नीलम हुआ, जितने भी क्या होगा, बेहतर कीमती जितने भी पत्थर हैं उसको पता लगाने के लिए हम लोग पराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं। अब हम इसके बाद तो ये जितने भी चीज हैं सब यहां से हमारा क्या क्लियर हो गया। तो पराबैंगनी किरण में अब यहां समझना है कि पराबैंगनी किरण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो कहां कहां किया जाएगा, तो सब इसका क्या है उपयोग। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन नहीं रहेगा, 3 ऑप्शन होगा, या चाहे पूछ देगा कि 3 ऑप्शन हो गए को नहीं होगा, पूछ देगा इसमें कौन पराबैंगनी किरण के द्वारा पराबैंगनी किरणों के लिए सही है, कौन सा उपयोग सही है। तो अगर आपको एक क्लियर है तो इजीली ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, क्लियर नहीं है तो भगवान भरोसे। एक बात और, पराबैंगनी किरण से किस मंडल का निर्माण, वायुमंडल में किस मंडल का निर्माण होता है? पराबैंगनी किरण से वायुमंडल में किस मंडल का निर्माण होता है? तो आयन मंडल। क्योंकि आयन मंडल में कौन आयनीकृत होता है? परमाणु और क्या होते हैं? आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक कहता है कि ये किरणें क्वार्ट्ज है ना, ये किरणें क्वार्ट्ज द्वारा बण विक्षेपित होती है। क्वार्ट्ज ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्या क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास होता है तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्वार्ट्ज की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वार्ट्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये किरणें क्वार्ट्ज मतलब क्या है? द्वारा कहते हैं वर्ण विक्षेपित हो जाते हैं, बण विक्षेपित हो जाती है। तो ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। पहला, ये किरणें क्वार्ट्ज द्वारा बण विक्षेपित हो जाती है। ये किरणें वायुमंडल के परमाणु एवं अणुओं को क्या कहते हैं? आयनीकृत करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल का निर्माण होता है। इनका उपयोग अणुओं के संरचना में किया जाता है। अब इसका उपयोग की बात करते हैं यहाँ पर। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा उपकरणों को विसंक्रमित करने में किया जाता है। इनका उपयोग अदृश्य लिखावट, फर्जी लिखावट, दस्तावेज तथा फिंगरप्रिंट का पता लगाने में किया जाता है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। इनका उपयोग कीमती पत्थरों को पहचानने में किया जाता है। तो बस इतना। ये पूछता है एग्जाम में बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को हम बोलते हैं विजुअल लाइट। मतलब विजुअल लाइट जो होता है उसको कौन सा श्रेणी बोलते हैं? वो हमारा बाल्मर श्रेणी होता है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा प्राप्त होता है। हम उसी चीज उसी रेंज में हम किसी बॉडी को या किसी वस्तु को हम आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इसका पहला गुण क्या है देखना है। ये किरणें मानव नेत्र के लिए दृश्य है। अगर आप मेरे सामने हैं, मैं आपके आंख पर टर्च मार दूं या लेजर लाइट चमका दूं, आंख आपका बंद हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे अगर इसके रेंज में रहोगे तो आपका आंख खुला खुला होगा। या कभी कभी ऐसा होता होगा, आप रात में अभी कभी जगते होंगे, ठीक है ना, वॉशरूम के लिए जाते होंगे तो अंधेरा में है तो आंख मूंद के एकदम जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर अंधेरा में तो आंख तो खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ेगा आपका आंख क्या होगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त आपका आंख उस रे को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को लेने के लिए पूरा तैयार नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं
कि मानव नेत्र के लिए क्या उपयोगी है, लेकिन अगर इससे अगर ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, वो चीज उस रे को, उस एनर्जी को हमारा आंख एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अगर ऑब्जर्व कर लेगी तो आंख, कभी कभी मान लो सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा कड़ाके का धूप हुआ हो और आप जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, धूप हुआ हो, आप जाएंगे बाहर, और जैसे बाहर से अगर अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपको अंधेरा छा जाएगा। मतलब है कि आपका आंख जो है किस एनर्जी को, किस लाइट को ऑब्जर्व किया है, सूर्य के मैक्सिमम जो क्या है उसका लाइट, उसको ऑब्जर्व किया है। अब डायरेक्ट आप कहां आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो आपको अंधेरा सा छा जाएगा। कुछ देर बाद पता चलेगा कि वो धीरे धीरे कुछ देर बाद पता चलेगा कि ये चीज अब दिख रहा है, तब आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। हम लोग अगर किसी बॉडी को सबसे ज्यादा देखते हैं, कब ज्यादा हमारा आंख सबसे ज्यादा खुला हुआ कब रहता है, जब अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है तो आंख क्या होता है, हल्का सा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो ज्यादा हमारा आंख कब खुला रहेगा, अंधेरा में, और कम तो जितना ज्यादा अगर लाइट पड़ेगा आपका आंख क्या होगा, कम खुलेगा। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, क्या करेंगे, अपने आंख पर थोड़ा सा मोबाइल बार कर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपका आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब है वो दृश्य प्रकाश से उसका रेंज थोड़ा सा क्या ज्यादा है, इसलिए आपका आंख बंद हो गया। यहां पर हम बात करें, एक किरण एक कांच द्वारा बड़ विक्षेपित हो जाती है। मतलब इस किरणों को अगर हम कांच के सामने रखें तो क्या होगा, वो बड़ विक्षेपित हो जाएगी। बड़ विक्षेपण की प्रक्रिया, जैसे प्रिज्म का जो प्रक्रिया होता है उस टाइप से क्या होगी, ये बड़ विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों का परावर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन, क्या व्यक्तिकरण, साथ ही यहां पर हम इसी में लिखना चाहिए, साथ ही विवर्तन एवं क्या होता है, ध्रुवण होता है। विवर्तन एवं ध्रुवण होता है, विवर्तन एवं ध्रुवण होता है। यहां से हम हटा देते हैं। इसका उपयोग क्या है, जरा उपयोग देखिए। दृश्य प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट के लिए उपयोगी है। दृश्य प्रकाश जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट के लिए क्या उपयोगी है। अगला पॉइंट, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयोगी है। जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होती है उसके लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्लियर। अगला आते हैं, ये खगोलीय विज्ञान के लिए उपयोगी है। ये खगोलीय विज्ञान के लिए उपयोगी है। यह मानव जीवन के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। मानव जीवन के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर इस रेंज से हम हट जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए का अंधकारमय हो जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। अब हम औरक्त विकिरण की बात करते हैं, चाहे इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। कहता है ये किरणें सेंधा नमक NaCl द्वारा बड़ विक्षेपित हुई। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस विकिरण का नाम बताओ जो सेंधा नमक मतलब NaCl द्वारा का बड़ विक्षेपित हो जाती है, नमक के द्वारा बड़ विक्षेपित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किरणें तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे तो वहां से कौन सा किरण निकलेगी, वहां से औरक्त विकिरण यानी औरक्त ऊर्जा निकलेगी या औरक्त किरणें निकलेगी। वो क्या होती है, तापीय प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहां औरक्त किरणें जो होती है तापीय प्रभाव के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है, इन किरणों का परावर्तन अपवर्तन विवर्तन होता है। इन किरणों का क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन एवं विवर्तन होता है, लेकिन इनका व्यक्तिकरण नहीं होता है। इनका व्यक्तिकरण नहीं होता, क्योंकि अब हम इसका अगला पॉइंट इधर लिखने जा रहे हैं। आइए, अभी हमने औरक्त विकिरण की बात की, तो ये किरणें सेंधा नमक द्वारा का बड़ विक्षेपित होती है। ये किरणें तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। इन किरणों का परावर्तन अपवर्तन विवर्तन होता है। लेकिन इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, यहां पर दृश्य प्रकाश की तुलना में इसका वायुमंडलीय कणों द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णन का बहुत कम होता है। इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्या कहता है, दृश्य प्रकाश की तुलना में इसका वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसका उपयोग पौधों घरों में किया जाता है। इसका उपयोग जो होगा, जिस घर में हम लोग पौधा लगाते हैं उसमें हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। किसका, औरक्त विकिरण का हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। एक होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जिसको ओवन बोलते हैं, जिसमें चाय केतली, इलेक्ट्रिक चाय जो केतली आती है उसको हम लोग माइक्रोवेव बोलते हैं। कहता है इसका जो निर्माण होता है, इसका पहले हम गुण की बात करते हैं। पैराफिन मोम द्वारा बड़ विक्षेपित होता है। मतलब पैराफिन मोम द्वारा बड़ विक्षेपित होता है। किसमें, माइक्रोवेव में पैराफिन
मोम, पैराफिन मोम द्वारा का बाण विक्षेपित होती है। दूसरा, इसका उपयोग विवर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग केवल विवर्तन में किया जाता है। किसमें? केवल विवर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग के बारे में बात करें, इसका उपयोग रेडार संप्रेषण में किया जाता है। मतलब है कि आप जितने भी सुपरसोनिक आजकल मिसाइलें हैं या उससे रिलेटेड परमाणु बम बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? रडार लगा होता है। क्या होता है? रडार। सुपरसोनिक, इसमें भी क्या होता है? रडार। ये क्या है? रडार है। रडार लगा होता है, जो रडार क्या करेगा? ये अपने रेंज में लेकर और किसी भी दूसरे देश का अगर लड़ाकू विमान है, चाहे विमान, उसको क्या मार गिराएगा। मतलब इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है परमाणुओं एवं अणुओं की रचना की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। परमाणुओं एवं अणुओं की रचना की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका क्या होगा? गुण हो गया। अगला लास्ट इसका जो टॉपिक बचा है, आइए देखते हैं। रेडियो तरंग की बात करते हैं। तो रेडियो तरंग में क्या होता है? इसका उपयोग की हम बात करेंगे तो इसका उपयोग रेडियो संप्रेषण में किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? रेडियो संप्रेषण में किया जाता है। मतलब इससे थोड़ा सा क्या ऊपर जाएंगे तो जो टीवी चैनल हो गया, ठीक है ना, एफएम रेडियो हो गया, ये जितने भी चीजें हैं सब क्या होगा? इसी रेंज में है। तो हम लोग इसको क्या, इसका उपयोग कहां करते हैं? रेडियो संप्रेषण, रेडियो से समाचार सुनना, वहां से गाना सुनना इत्यादि में क्या करते हैं? इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।